साथियों, हर हर महादेव। उत्तराखंड गुरु में आपका स्वागत है। अगर आप प्लान कर रहे हैं 2024 में केदारनाथ यात्रा का, तो आज का एपिसोड आपके लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जो अलग अलग माध्यमों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस एपिसोड के अंत तक हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और कोशिश करेंगे ये एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल रहे। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं इस एपिसोड को देखने के बाद आप जरूर अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर पाएंगे और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सहयोग चैनल को जरूर दें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं? केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने का समय हर वर्ष महाशिवरात्रि को तय की जाती है। इस वर्ष 2024 में केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन मई महीने में खुलेंगे और इसके जो बंद होने का जो समय होता है वो दिवाली के जस्ट बाद होता है, लगभग एक दिन बाद। और इसकी जो डेट डिसाइड की जाती है वो तय की जाती है महाशिवरात्रि के दिन। और इसको आप नोट कर लें, इस ड्यूरेशन में आप अपना यात्रा प्लान कर सकते हैं। 10 मई अक्षय तृतीया से लेकर और गोवर्धन पूजा के दिन तक के बीच का जो भी समय है, इस यात्रा में आप प्लान कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कौन से पोर्टल पर किया जाता है? क्या यह जरूरी है? जी हाँ, यात्रा का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। आप दिए गए पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। साथ ही अपने साथ जो भी लोग आपके फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। पुलिस चेक्स अगर होते हैं तो वहाँ पर आपको ये रिक्वायर्ड होता है, तो इसको इग्नोर न करें और अनिवार्य है, इसको आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवा के ही यात्रा का प्लान करें। अगला प्रश्न है, हरिद्वार या दिल्ली से केदारनाथ यात्रा का सही रूट क्या है? अगर आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, चाहे देहरादून, दिल्ली एनसीआर या किसी भी शहर से, तो आप अपना टारगेट ऋषिकेश कर सकते हैं। ऋषिकेश से आगे आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुंचते हैं। सोनप्रयाग से अंतिम जो स्टॉप रहेगा वो रहेगा गौरीकुंड। ध्यान रहे कि आप अपनी कार को केवल सोनप्रयाग तक ले जा सकते हैं। उसके आगे आपकी व्हीकल नहीं जा सकती है, चाहे वो कैब हो या कोई भी व्हीकल आपकी नहीं जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसे आपको वहीं लोकल टैक्सीज के थ्रू तय करना होगा। यहाँ पर किसी तरह की बुकिंग नहीं होती। 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उस टैक्सी में आपको लगेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको अपनी गाड़ी या कैब को कार पार्किंग सोनप्रयाग पे ही पार्क करना होगा और वहां से आपको तय करनी होगी आगे की दूरी। गौरीकुंड से आगे केदारनाथ तक आपको फिर ट्रैक करके जाना होगा, या घोड़े और जैसे पालकी से भी आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या अपनी कार निजी वाहन को गौरीकुंड तक ले जाया जा सकता है? ये पहले मैंने बता दिया कि आप अपनी कार को सोनप्रयाग पे ही आपको पार्क करना होगा। उसके बाद आप गौरीकुंड तक अपनी कार को नहीं ले जा सकते। वहां से सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी जो होती है वो आपको लोकल टैक्सी से तय करनी होती है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम का ट्रैकिंग का सही समय, दूरी और कितना कठिन ये ट्रैक होता है? तो आपको बता दें, आपको अगर सबसे पहले ट्रैकिंग की शुरुआत की अगर बात करें तो ट्रैकिंग का सही समय जो रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे के आसपास जल्दी से जल्दी अपनी ट्रैकिंग को शुरू कर सकते हैं, जिससे समय पर इस ट्रैकिंग को खत्म कर लिया जाए। नॉर्मली इस ट्रैकिंग को करने में 8 से 10 घंटे का समय जाता है। कुछ लोग ज्यादा भी ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर होते हैं कि आप बिना फोटो क्लिक्स वीडियो के नहीं रह सकते। तो आप समय से चलें और टाइम से अपना ट्रैक पूरा कर लें। अगर आप कभी ट्रैक को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप लिंचोली और रामबाड़ा जैसी जगह पर भी कैंप्स में रुक सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत अच्छी सुविधाएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। नॉर्मली कैंप्स होते हैं तो आप वहां पर स्टे कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर से अपनी ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं। अगर दूरी की बात करें तो गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो लगभग 16 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच सभी पोर्टल्स पे आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं 16, कहीं 18, कहीं 20, 25 तक। लेकिन इसका जो सही डिस्टेंस मुझे लगता है वो है 22 किलोमीटर। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 22 किलोमीटर की है। पुराने ट्रैक के हिसाब से बात करें, पुराने रास्ते मतलब 2013 से पहले, वो दूरी लगभग 16 किलोमीटर की रही होगी। और अभी जो डिस्टेंस है मुझे लगता है 22 किलोमीटर की ये आपकी ट्रैकिंग रहेगी। आप उसी हिसाब से माइंड सेट करें और जाएं। अगर कठिनाई की बात करें तो मध्यम कठिनाई वाला ये ट्रैक है। मैं इसको बहुत ज्यादा टफ ट्रैक नहीं कहूंगा, बहुत कठिन ट्रैक नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो जरूर आपके लिए कठिनाई भरा हो सकता है,
लेकिन रास्ता सुगम है और इस रास्ते पर चलकर आप आराम से उस रास्ते को कवर करते हैं। साथ में जो सुंदर नज़ारे होते हैं वो आपकी थकान को वैसे ही हटा देते हैं। लेकिन इस बात का थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो कठिनाई होती है वो ट्रैकिंग के दौरान सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि कॉमन रास्ता है जहाँ से घोड़े भी आ रहे होते हैं, पालकी भी आ रही होती है और आपको भी उसी ट्रैक से चलना होता है। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आपको देता है, अदरवाइज़ ट्रैक में किसी तरह की कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ, चढ़ाई ज़रूर है लेकिन इसको कठिन नहीं बोला जा सकता, तो मध्यम कठिनाई में इस ट्रैक को आप लेके चलें कि मध्यम कठिनाई का ट्रैक है और अपनी शारीरिक और थोड़ा-सा 1 महीने पहले आप अपना रनिंग और एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक के दौरान वो केदारनाथ मंदिर में खाने की व्यवस्था क्या है? तो आपको बता दें कि ट्रैक के दौरान या केदारनाथ में भी खाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। आपको हर तरह का खाना वहां पर मिल जाता है, नॉनवेज छोड़ के ऑब्वियसली। तो 200 रुपए लगभग एक वेज थाली का रेट होता है, जो जिसमें आपको दाल, रोटी, सब्जी और चावल मिल जाते हैं। रास्ते भर भी आपको छोटे-छोटे स्नैक्स जैसे चाय, नमकीन, बिस्किट और चॉकलेट जैसी चीजें रास्ते पर मिल जाती हैं। पानी की व्यवस्था रास्ते भर है, तो आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। और यहाँ तक कि खाना भी आपको रास्ते मिल जाता है, कहीं-कहीं आपको पराठे, ये सब आपको उपलब्ध है, तो आराम से आप इस ट्रैक को पूरा कर लेते हैं। तो मेरी एडवाइस सिर्फ यही है कि आप किसी भी तरह से अपने लोड को ना बढ़ाएं, कम से कम सामान अपने साथ कैरी करें। अगर आप चाहें तो अपने साथ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम में रहने के क्या ऑप्शंस हैं? तो आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में 2 तरह से ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है जीएमवीएन और कुछ प्राइवेट कैंप्स भी होते हैं, जहां पर आपको 300 रुपए से लेके 500 1000 रुपए तक के बीच में कैंप्स मिल जाते हैं। एक तरह से टेंट्स कैंप होते हैं जिनमें आप अपनी नाइट स्टे वहां पर कर सकते हैं और बेसिक सुविधाओं के साथ ये होता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, छोटे बच्चों के साथ है, थोड़ा सा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये एक तरह की व्यवस्था होती है। दूसरे तरह की जो व्यवस्था होती है वो होते हैं वहां पर जो कॉटेजेस होते हैं, बेसिकली जो धर्मशालाएं आप कहते हैं, उस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं जो पक्के होते हैं और मंदिर के 50 से 100-150 मीटर के अंदर होते हैं। तो फैमिली ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं, फैमिली के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आसपास में आप पहले एडवांस में ये बुकिंग आप करके चलें। नॉर्मली ये किसी भी वेबसाइट से थोड़ा इनको कर पाना मुश्किल होता है और हमारे पास कुछ नंबर है, हम शेयर कर सकते हैं, इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप इनको कांटेक्ट करके भी आप जा सकते हैं। लेकिन किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो भी बुकिंग है वो एडवांस में हो चुकी है। हालांकि किसी तरह की कोई रिस्पॉन्स कॉपी या फिर कोई रिसिप्ट या फिर कोई ईमेल कंफर्मेशन इस पर आपको नहीं मिलता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो आपको 1500 रुपए से लेके 2500 के बीच में पर बेड का वहां पर चार्ज आपको देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ धाम में पूजा और वीआईपी दर्शन का खर्च और प्रोसेस क्या होता है? जनरल क्यू में आपको रात्रि से लगभग 2 बजे से ही क्यू दिखने लगेगी और मॉर्निंग कपाट खुलने का समय अगर 6:30 का होता है तो इस तरह आपको काफी देर क्यू में वेट भी करना पड़ सकता है और कई बार क्यू में लोग बीच में आने लगते हैं, वो भी एक समस्या है। इस तरह के दर्शन में लगभग 2 घंटे से 4 घंटे और कभी-कभी ज्यादा समय लग जाता है। वहीं दूसरा ऑप्शन वीआईपी दर्शन का होता है, जिसमें आपको 5000 रुपए की पर्ची लेनी होती है, जिसे आप मंदिर के साइड पर ही समिति काउंटर से आसानी से ले सकते हैं। इन 5000 रुपए को आप कुछ लोग या परिवार मिलकर भी पे कर सकते हैं, परंतु आपको पूजा के लिए फिर एक थाली प्रयोग में लानी होती है और 15 मिनट का आपको स्लॉट दिया जाता है, जिस स्लॉट में आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में पुजारियों को यथासंभव जो दक्षिणा है वो अलग से आपको देनी होती है। अगला प्रश्न है, मंदिर और ट्रैक के दौरान मोबाइल नेटवर्क की क्या स्थिति होती है? क्या वीडियोग्राफी कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो इन बिटवीन आपको कई बार मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा और फिर आप बात नहीं कर सकते अपने घर परिवार में। अगर आप बताना चाहते हैं तो ट्रैक से पहले आप बता सकते हैं, फिर आप केदारनाथ जाकर भी बता सकते हैं और इन बिटवीन आपको कई जगह नेटवर्क मिलेगा और इवन कहीं-कहीं आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इस तरह का अच्छा नेटवर्क भी होता है डिपेंडिंग ऑन थोड़ा सा जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। हमारा जियो में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और साथ ही अगर बात करें वीडियोग्राफी की तो ट्रैक के दौरान तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर सकते हैं। मंदिर के आसपास भी कर सकते हैं, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो वहां पर आपको नहीं करना चाहिए। आसपास आप जरूर फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर के अलावा आसपास के कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जो विजिट कर सकते हैं? मुख्य मंदिर को विजिट करने के बाद आप मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं, जिसके कई वीडियोस आपने यूट्यूब पर पहले ही देखे होंगे। इसके अलावा शंकराचार्य समाधि स्थल, रुद्र गुफा और भैरव मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं।
अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर बाद आपको वासुकी ताल के दर्शन होते हैं। तो ये कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जिनको आपको जरूर विजिट करना चाहिए अगर आप जा रहे हैं। इसके अलावा मैं देखता हूँ कि यूट्यूब चैनल्स पे कई आसपास के स्पॉट्स में आप तुंगनाथ और त्रिजुगी नारायण और कई और स्पॉट्स भी बता देते हैं। मुझे लगता है कि आप उस ट्रिप में इतना सब कुछ पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपको समय है, आपके पास कुछ दिन ज्यादा है, डेज ज्यादा है, तो आप तुंगनाथ प्लान कर सकते हैं। फिर आप गौरीकुंड के आसपास का एरिया देख सकते हैं, ऊखीमठ आप प्लान कर सकते हैं, साथ ही आप त्रिजुगी नारायण उस केस में आप जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्विक टिप्स हैं। जब भी आप यात्रा ऋषिकेश से शुरू करते हैं तो जल्दी से जल्दी ऋषिकेश से निकलें, जिससे रास्ते में पड़ने वाले रूट को आप एंजॉय कर पाएं। गूगल के जो भी टाइमिंग आपको दिखा रहा है उसमें 2 से 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आप ऐड करके चलें, क्योंकि कई बार रास्ते में छोटे छोटे लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलते हैं, रास्ता खराब भी हो सकता है। माइंड पॉजिटिव रखें, क्योंकि कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पैदल चलना होता है। ये छोटी सी चीजें कोई बताता नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जैसे सोनप्रयाग पर आप गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद आप जब गौरीकुंड के लिए जाते हैं तो गौरीकुंड के लिए आपको लोकल टैक्सी लेनी होती है। लोकल टैक्सी लेने के लिए आपको इन बिटवीन सोनप्रयाग से अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद लगभग 500 मीटर से 700 मीटर पैदल चलना होता है। इस डिस्टेंस को नॉर्मली आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ में 500-700 मीटर की बात करते हैं तो रोड में चलना भी थोड़ा सा आपको हैवी पड़ता है, वहीं से आप निगेटिविटी फील करते हो। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप माइंड पॉजिटिव करें और शिवा का नाम लें, आपकी यात्रा जरूर पूरी होगी। ये छोटे छोटे हर्डल्स आएंगे और जाएंगे। गौरीकुंड में ही एक कुंड है जो गर्म पानी का एक कुंड है, जरूर स्नान करें, उसके बाद अपनी यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश से गौरीकुंड तक जाने में डिले हो रहा है या फिर आप लेट हैं, तो आप डिसाइड करें फाटा, रामपुर, सीतापुर, ये 3 स्टैंड ऐसे हैं जहां पर आप इवन गुप्तकाशी में भी आप रुक सकते हैं। और आप टारगेट करें कि आप कोशिश ये करें कि आप सोनप्रयाग तक या फिर गौरीकुंड के जितने ज्यादा पास हो सके वहां तक आप करें। रात को ड्राइविंग न करें। अगर आपको लगता है 7-8 बज गया तो उसके बाद आप लोकल में ही कहीं पर आप स्टे करें और रुक जाएं। ये था आज का एपिसोड। मैं आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों में से शेयर करें। और अगर आप 2024 में केदारनाथ यात्रा का प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न और उत्तर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी और जर्नी में। तब तक जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।